नमस्कार, मैं हूं अरगवान भारत दुनिया से और हमारे साथ हैं किसान नेता शिवाजी राय जी। शिवाजी राय जी से हम बात करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में और किसानों की समस्याओं के बारे में। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आने वाले चुनाव के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या किसानों की परेशानियां हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? जो आने वाला चुनाव है 2024, उसकी जो पूरी रणनीति है और पूरी जो चुनाव की जो चुनाव से पहले की जो स्थिति बनती है, जो धीरे धीरे इस स्थिति में आ गया है कि समाज का हर तबका, जी, किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, युवा, सभी लोग उद्वेलित हैं। क्योंकि ये जो सरकार है, जो बिल्कुल कॉरपोरेट की सरकार है और ये शोषक सरकार है, किसी हिस्से को इनको नहीं छोड़ना है। और धीरे धीरे जो 9 साल, 9.5 साल होने जा रहा है, 4-6 महीने में चुनाव हो जाएगा, तो जो इसका परिणाम जो है, जो सरकार की गतिविधियां थी और सरकार की जो नीयत थी, मैंने पहले भी कई चैनलों के में और तमाम माध्यमों से मैं कहा कि ये कॉरपोरेट की सरकार है। और इसको ये कहा जाए, सीधे सीधे कहा जाए, तो 2012-13 में जो रणनीति बनी थी देश के कॉरपोरेट की और फिक्की की, जो रणनीति बनी कि मोदी जी को कैसे ले आया जाए, और इसको मूल में फिर आज हम जाना चाहते हैं वहाँ पर कि किसानों ने जो लगातार जो 2000 के बाद आंदोलन चलाया था, और वो जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 कानून लाया था देश में, 3 प्रस्ताव लाया था, पार्लियामेंट के अंदर पास किया था। वो प्रस्ताव था कॉरपोरेट फार्मिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल डेवलपमेंट जोन। ये 3 प्रस्ताव जो किसानों के खिलाफ था, तो उसके तहत देश में किसानों से बहुत सारी ज़मीनें छीनी गई थी और तमाम उद्योगपति को हजारों हजारों एकड़ ज़मीन दी गई थी, कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर भी, SEZ के नाम पर भी और स्पेशल डेवलपमेंट जोन के नाम पर भी। तो किसानों ने बड़ा आंदोलन चलाया पूरे देश के अंदर, कोने कोने में आंदोलन चला और गोलियां भी चली किसानों पर, लाठियां भी चली किसानों पर, सभी राज्यों में हुआ ऐसा। तो एक घटना जो घटी देश में, अंत में आते हैं, आप देखते हैं वहाँ पर कि भट्टा परसौल की जो घटना है, बहुत फेमस घटना है। वो सिंगूर और नंदीग्राम के बाद जो यहाँ घटना घटी, ये बहुत बड़ी घटना थी। किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई। तो राहुल गांधी ने यात्रा किया था और पैदल यात्रा भी किया और मोटरसाइकिल से यात्रा किया था। और उसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव को माना कि जो 1894 का जो कानून है, ये खतरनाक कानून है, जिसकी वजह से किसानों की ज़मीन छीनी जा सकती है और किसानों की मर्जी के बिना ज़मीन ली जा सकती है। आज़ादी के बाद बहुत सारे कानून बने किसानों के हित में, लेकिन वो जो कानून था उसको अमेंडमेंट होना ज़रूरी था। और आकर के उन्होंने उस पर लगातार कोशिश की। और एक बड़ी घटना का मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि आपका बड़ा चैनल है और काफ़ी लोग इसको देखते हैं, तो लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो ज़मीन तक जाता मामला है। राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये बहुत फेमस हुआ था जी, और देश की कॉरपोरेट मीडिया ने कहा कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन राहुल गांधी उनसे सुपर प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने वो प्रधानमंत्री के उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया जो पार्लियामेंट में आना था और जो कैबिनेट में पास होना था। वो ऑर्डिनेंस जो है उस सजा को लेकर के था, जो नेताओं के ऊपर, जो सांसद विधायक हैं, कि उनको चुनाव लड़ने से न रोका जाए। वो एक ऑर्डिनेंस था। वो कितना जरूरी है आज कल उस पर अलग विषय में बात हो सकती है, लेकिन जरूरी था कि किसानों का जो कानून है, जमीन का कानून है, वो बदलना चाहिए, वो अमेंडमेंट होना चाहिए। और इस पर चूंकि कॉर्पोरेट चाहता था कि इस पर चर्चा ना हो, इस पर चर्चा हो, ऑर्डिनेंस पर चर्चा हो, क्योंकि उनके खिलाफ था। और कांग्रेस के अंदर भी स्पष्ट कहना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप था जो किसानों के खिलाफ था, मतलब कॉर्पोरेट के लोग थे कांग्रेस के अंदर। उन्होंने एक लॉबिंग की, इसकी बड़ी रिपोर्टिंग है, उस पर चर्चा कभी करेंगे आपसे, हम मेरा चर्चा करेंगे। तो हम जब आज की जो स्थिति पैदा हुई है और जब इसकी पृष्ठभूमि कब तैयार होती, चूंकि कोई भी चीज़ एक दिन नहीं बनता है, ये साइंस है, हर चीज़ का एक साइंस है और उसके फैक्टर्स होते हैं जो काम करते आते हैं, तो एक चीज़ें दिखती है। तो आज दिख रहा है, उसकी पृष्ठभूमि यही रही है कि जो लैंड एक्विजिशन 1894 है, उस एक्ट के खिलाफ जो 2013 का अमेंडमेंट है और उस पर बहुत चर्चा हुई, तो ये एक देश के कॉर्पोरेट को कतई अच्छा नहीं लगा। और कॉर्पोरेट ने सोचा कि हमें 5 कट्ठे 10 कट्ठे के जो किसान हैं, अगर उनके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं तो उनसे उनको मांगना पड़ेगा जा करके, और ये कतई उनको बर्दाश्त नहीं कि जिसके पास लाखों करोड़ का कैपिटल जिसके पास है,
वो किसान से 5 कट्ठा, जो टुटपुजिया किसान या फटीजर जो है किसान को मानते हैं लोग, तो उनसे जाकर के वो जमीन मांगे, ये उनको कतई बर्दाश्त नहीं था। और जो 1894 का जो कानून है, जमीन का कानून है, वो उनको अनुमति, उनको एक सुविधा देता है कि कलेक्टर जो अध्याप्त अधिकारी होता है जिले का, वो जमीन उनको अधिग्रहण करके दे देता है। उसमें दादरी परियोजना आपने देखा, जो 3500 एकड़ जमीन जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसी कानून तहत खारिज कर दिया। अंबानी के पास 25,000 एकड़ जमीन बंबई में, महाराष्ट्र के अंदर अधिग्रहण हुआ था, लिया गया था। अंबानी लगा था, क्यों मामला सीधे सीधे आता है, उस कानून के तहत 2013 के अमेंडमेंट के बाद 25,000 एकड़ जमीन जो अंबानी को मिली थी वो खारिज हो गई, वो फंस गई। और फंसने के नाते राहुल गांधी अंबानी अडानी के शत्रु हो गए। और पूरी घटना जब देखते हैं कि राहुल गांधी को क्यों ये चैनल पर जो न्यूज 18 है और पूरा ग्रुप है, मतलब आपका कहना ये है कि जो मीडिया है वो एक प्लानिंग के तहत किसी को दुश्मन सिद्ध करती है, हाँ। और जैसे कि राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध किया गया, वो इसी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं, वो मीडिया नहीं, वो कॉर्पोरेट मीडिया है, जिसको रवीश जी ने, मीडिया का इस्तेमाल कारपोरेट रवीश ने, नहीं इस तरह नहीं कहा जाएगा सीधे, आप उसको समझना होगा। मीडिया को जब समझे भी ना, मीडिया की स्थिति क्या है, जैसे रवीश जी ने उसको गोदी मीडिया कहा, कह दिया कि ट्रेंड चल गया देश में, लेकिन वो कॉर्पोरेट मीडिया है। कॉर्पोरेट इसलिए है कि जिस चैनल के अंदर और जिस अखबार के अंदर हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट हो, वो मीडिया नहीं हो सकता है, वो कॉर्पोरेट मीडिया है। और अब 2019 में मैं एक देख रहा था, वैसे बजट देख रहा था, मीडिया का बजट देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया का बजट 9,500 करोड़ था। तो जिसका बजट 9,500 करोड़ हो, नो डाउट कि वो मुनाफा कमाएगा, वो जनता के लिए नहीं न्यौछावर करेगा। ऐसा कोई देश में दानी नहीं बना है सही बात कि वो जनता के लिए काम करेगा। और उसके ग्रुप और हैं जो काम करते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, वो बिरला का अखबार है, तो बिरला तमाम कारोबार करता है, एक अखबार भी चलाता है। सुब्रत राय का राष्ट्रीय सहारा है, उसके पीछे जो है 100 कितने कारोबार, 128 करोड़ का, 1,28,000 करोड़ कारोबार जिनका था, वो अखबार भी चलाते थे। उसी तरह से गोयनका ग्रुप का, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप बड़ा ग्रुप है जो बड़ा कैपिटलिस्ट है। उसी तरह से दैनिक जागरण तो मुखपत्र भाजपा का है, जो कानपुर का एक बड़ा व्यवसायी जो नरेंद्र मोहन थे, और उनका लड़का जो संजय गुप्ता है, वो उसका प्रधान संपादक मालिक है, और कानपुर का बड़ा व्यवसायी, वो आरएसएस के वर्कर थे। अब उसको हम मीडिया कहेंगे तो कैसे मीडिया मान लिया जाएगा? वो बड़ा व्यवसायी के एक अखबार है जो भाजपा के लिए काम करता है, और भाजपा ने राज्यसभा में भेजा उनको, नरेंद्र मोहन को भेजा, महेंद्र मोहन गए, संजय गुप्ता गए, ये सब लोग जाते रहते हैं। उसी तरह से देखिए सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज का मालिक, वो राज्यसभा में गया, 13,000 करोड़ का बजट उस जमाने में था, दिवालिया कर दिया उसको। जी न्यूज की स्थिति क्या है, जिसमें अभी सुधीर चौधरी थे जो तिहाड़ी कहे जाते थे। अब पूरे हर चैनल का आप स्टडी करिए तो तब समझेंगे कि वो कारोबार है। और अंबानी का न्यूज 18 अंबानी का चैनल है, और राहुल गांधी की बड़ाई कैसे कराई, जैसे 25,000 करोड़ का उनका 25,000 एकड़ का नुकसान हुआ वो कानून बदलने से। तो ये जो कॉर्पोरेट है, वो एक सेफ्टी वाल बनाया हुआ है अपना, जो मीडिया है, जो बड़ी मीडिया में कह रहा हूँ, जिसको कॉर्पोरेट मीडिया सीधे कहा जाएगा। 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो अखबार नहीं है और वो मीडिया नहीं है, वो कॉर्पोरेट है। उसके मुनाफा के सोर्सेज और हैं, विज्ञापन से काम नहीं चलता उनका। वो सरकार का सेफ्टी, वो कॉर्पोरेट सेफ्टी वाल है। उस सेफ्टी वाल का इस्तेमाल करके मोदी को कैसे गुजरात से ले आया गया। और फिर ये घटना का आप जिक्र करते हैं हम, टाटा ने जब 2,000 एकड़ जमीन दिया था उनको नैनो के नाम पर, जब नंदीग्राम जब नैनो आया, और गुजरात में जब नैनो आया तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन उन्होंने 2,000 एकड़ दिया मोदी, गुजरात में 2012 की घटना है। पहली बार मोदी ने, टाटा ने मोदी को विकास पुरुष कहा। और 2013 के लास्ट आवर में पहली बार देश के कारपोरेट ने मोदी को अकेले बुलाया था तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली के अंदर। उसमें कोई आरएसएस का वर्कर नहीं था, कोई बीजेपी का वर्कर नहीं था, अकेले मोदी आए थे और अडानी के हेलीकॉप्टर से आए थे। और वहां पर जो है फिक्की ने कहा कि ये मेरे विकास पुरुष है मोदी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बात स्पष्ट कहा। इस पूरे घटना को जब आप देखते हैं, पूरी एक पृष्ठभूमि जो तैयार होती है, और इसकी पूरी पृष्ठभूमि अमेरिका से तैयार होती है। क्योंकि मनमोहन सिंह जो है, हम मनमोहन सिंह के पक्षधर नहीं थे,
क्योंकि पूंजीवादी इकोनॉमी के खिलाफ हम हैं। हम कंप्लीट डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट और वामपंथी लोग हम लोग हैं। जी। ये मैं डिक्लेयर करता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि नहीं, मैं अनडिक्लेयर्ड तो है। जानता हूँ। हाँ। लेकिन मनमोहन सिंह ने स्पष्ट कहा कि यू टर्न लिया कि अब ये इकोनॉमी आगे नहीं जा सकती भारत के अंदर, क्योंकि भारत अमेरिका नहीं है, भारत फ्रांस नहीं है, भारत जर्मनी नहीं है कि यहाँ एक्सप्रेसवे केवल काम करेगा। यहाँ पगडंडी है, यहाँ लोग छप्पर की मकाने हैं, यहाँ लोगों का कुआं नहीं है। राजस्थान में चले जाइए तो रास्ता नहीं है, वो गर्मी में कैसे लोग, तबाही में पानी नहीं मिलता लोगों को। ये भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और भारत का जो कल्चर है और भारत के जो लोग हैं, काले भी लोग हैं, गोरे भी लोग हैं, ठिगने भी लोग हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, और अनेकों जाति, अनेकों समुदाय, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। और जब हमें कहते हैं कि यहाँ कल्चर बहुत पुराना है, तो पुराने कल्चर में बहुत सारी चीजें खड़ी हुई होगी, और उसको एक्सप्रेसवे बना करके आप उस कल्चर को, सबको आप उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। सबकी जरूरतें अपनी अपनी। इन सारे हालातों को जब आप देखते हैं तो कारपोरेट जो है कैसे अपना राज चलाएगा। मनमोहन जब कहते हैं कि अब यू टर्न लेना होगा, ये इकोनॉमी आगे नहीं जा सकती है, उसको प्रभात पटनायक की एक बड़ा लेख है, बड़ा लेख उनका है, और बड़े इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक है देश के। तो अब कारपोरेट समझ गया कि मनमोहन मेरे काम के नहीं हैं, मेरे काम नहीं आ सकते हैं। और देश में जो कानून बने थे, आरटीआई, फूड सिक्योरिटी कानून, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार का कानून, ये बहुत सारे कानून उस दौर में बने थे। और इसलिए नहीं बने थे कि मनमोहन सिंह चाहते थे, इसलिए बने थे कि लगातार कम्युनिस्ट पार्टियों का और कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन भी था। सरकार चलाया उन्होंने, तो उन्होंने सरकार चलवाया तो कानून बनवाया, जब जनता के हित में कानून गया। में तो उनकी बड़ी भूमिका नहीं, आरटीआई, फूड सिक्योरिटी कानून बड़ी भूमिका है। बड़ा आंदोलन हुआ है उसके लिए कि अगर जो देश का नागरिक है तो भोजन तो आपको देना चाहिए, कैसे कोई भूख से मर जाएगा। ये और रोजगार 100 दिन का रोजगार की गारंटी योजना बनी मनरेगा में, ये सारी चीजें आई। ये कारपोरेट को कभी बर्दाश्त नहीं था, और इसलिए राहुल गांधी सबसे बड़े रोड़ा थे, क्योंकि उन्होंने जो जमीन का कानून 2013 में बनवाया, ये आते आते कारपोरेट के बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो उन्होंने एक लॉबिंग किया, और अडानी कैसे बाहर होते हैं, जोशी कैसे बाहर होते हैं, सुषमा स्वराज कैसे बाहर होती हैं, इन सारे लोगों को देखिए। और जब इसको आप देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि मोदी कैसे आए। तो मोदी को मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू एक साथी को दिया था, ये 2016-17 की बात है, वो कहीं किताब छपी है वो। हमने कहा मोदी को रेस का घोड़ा बनाया गया था, 2013 में ही बनाया गया था, और आरएसएस को सशर्त जो है उनसे सहमति ली गई थी कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो हम इन्वेस्ट करेंगे। और जनसत्ता ने एक लेख लिखा था कि 1,15,000 करोड़ की सरकार है। मैं उस लेख को पढ़ा था, उसमें दिया आया था। अच्छा देखिए तो, सर, हाँ तो अब इसमें हम कहना चाहते हैं कि किसानों का जमीन और उत्पाद, मजदूरों का श्रम की लूट, और साथ ही जाति और धर्म का उन्माद अगर जो नहीं पैदा होता है तो कारपोरेट का मुनाफा नहीं बढ़ता है। ये नैसर्गिक सवाल है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2014 से 2023 तक जो कोरोना काल में मजदूरों के कानून को खत्म किया गया और 4 कोड बनाया गया, मजदूरों के खिलाफ बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ही ओपीएस खत्म कर दिया था, और जमीन छीनने का जो कानून बनाया, 3 काले कानून, मोदी ने कैसे वापस दिया, किसान कैसे लड़े, और छात्रों की फीस बढ़ाने के लिए एजुकेशन की जो स्थिति बनाई गई देश में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है एनईपी, ये सारी चीजों को जब देखते हैं तो कोई क्षेत्र बचता नहीं है। अब तो करंट में मणिपुर जैसी घटना महिलाओं के साथ जिस तरह से हुआ, ये जो है मध्य युग में नहीं होता होगा, यानी दुनिया के किसी देश में इस तरह का नहीं होता होगा, में भी ऐसा सीधे एग्जांपल नहीं है जी। नहीं मिलेगा हिस्ट्री में, मुझे लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मोदी जी के जाने का, मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि 19 में दिसंबर में कि इनको मिड सेशन में जाना चाहिए, लेकिन आज जो चीजें खुल के आई हैं, कैसे ईडी सरकार बचा रही थी, कैसे सीबीआई, ईडी और तमाम सरकारें बचाई इनको, और कैसे लोग, असंतुष्ट लोग भी किसी भी हालत में उनसे भागने की स्थिति में नहीं थे, जिस तरह से एजेंसियों को इस्तेमाल किया गया, नहीं तो ये सरकार चलने वाली नहीं थी जी। देखिए सर, अभी क्या है, आपने बताया कि मीडिया का क्या रोल है, और आज भी वो रोल बदला नहीं है। तो इसके बाद जब 2024 में चुनाव लोकसभा के होंगे, तो फिर इन सब चीज़ों से कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां कैसे लड़ेंगी, और क्या ऐसी स्थिति में बदलाव आ गया है कि आपको लगता है कि अगला चुनाव जो होगा वो बदलाव का होगा?
जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है, बढ़िया है। आपने देखा कि 2014 के बाद राहुल गांधी जैसे लोग पप्पू बनाए गए। जी। राहुल गांधी एक इकोनॉमिस्ट हैं, हम्म, देश के दुनिया के सर्वोच्च संस्थान से पढ़े हुए हैं, काबिलियत उनके अंदर है, लेकिन उनको पप्पू बनाया गया। राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर यात्रा करके ये देश में और नहीं दुनिया में इतिहास रचा। माओ का लॉन्ग मार्च रहा, जी। एक शंकराचार्य की यात्रा रही होगी, और जो है चंद्रशेखर की एक यात्रा रही। लेकिन राहुल गांधी ने सभी यात्राओं के साथ एक बड़ी यात्रा की जी। और देश के सभी हिस्से में गए, और जो लोगों के अंदर डर खत्म हुआ, डर जो लोगों के अंदर समाप्त हुआ, लोग अपनी बात कहने लगे। लेकिन अभी साथ हो रहा है कि जो सोशल मीडिया उस दौर की थी, वो भी कारपोरेट के साथ खड़ी थी, मोदी के साथ खड़ी थी। आज सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है और छोटे जो पोर्टल हैं या जो बड़े पोर्टल जो भी देश में चल रहे हैं, ये लोगों को आवाज दिया है, आवाज दिया है लोगों को। और वे लोग जो लोग मोदी नमो नमो करते थे, उनकी आवाज बदल चुकी है। राहुल गांधी को लोग मिलना चाहते हैं। अभी जो खुलासा हुआ, अभी देखिए वो एक रामेश्वर नाम का व्यक्ति है, कैसे आजादपुर मंडी में जाते हैं, कैसे ट्रक से जाते। इसलिए नहीं कि ये प्रतीकात्मक है, इसलिए कि लोगों को आवाज देने पहुंच रहे हैं और लोग आवाज दे रहे हैं, लगा रहे हैं। ये तो पहले नहीं हो सकता था, उनकी गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी ऐसा करते थे। मैंने आप उदाहरण दिया आपको कि सीतापुर में कैसे चले आए थे 2014 के पहले, और देश की कारपोरेट मीडिया उनको ढूंढ रही थी कहाँ राहुल गांधी गए, वो मीडिया उनको पप्पू बना रही थी। तो चीजें बहुत बदली हुई है, जमीन तक बदली हुई है। अभी एक खुलासा हो गया कि जो किसानों के खिलाफ जो कानून बना था, वो किसने बनाया, उसका खुलासा 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट में आ गया। आपने अभी देखा कि अशोका जैसी यूनिवर्सिटी, जो देश की में सबसे महंगी यूनिवर्सिटी, धनिकों के बच्चे पढ़ते हैं, वो यूनिवर्सिटी में कैसे एक प्रोफेसर को ने खुलासा किया कि 19 में कैसे 10 विधानसभा 10 लोकसभा की सीटों का उन्होंने चाहे थी क्या, और 2073 से लेकर 2019 तक उन्होंने सर्वे कराया, बकायदे डॉक्यूमेंटेशन कराया उसका। तो डॉक्यूमेंट उसका है। जब वो कहते हैं कि मुस्लिमों का और दलितों का नाम काट दिया गया, कितने परसेंट, 10%, 15%, 20%, तो कितना चालाकी से जो चुनाव आयोग है कैसे मैनेज करके 19 से चुनाव जितवाया। मैंने 19 में कहा था, 18 में, कि मोदी की सरकार 19 में नहीं बनेगी, लेकिन देश के लोग जान गए कि पुलवामा हमला ना हुआ हो तो मोदी की सरकार नहीं आती। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया देश में कि है। और पूरा विपक्ष, सतपाल मलिक का जो बयान आया कैसे आ रहा है, तो अगर जो गलत होता सतपाल जेल होते, गलत होता सतपाल मलिक जेल में होते ना, होना चाहिए जेल में। लेकिन नहीं, इसका मतलब साफ साफ है कि सरकार कैसे बनवाई जाती है। ये तरीका लोगों ने देख लिया इस सरकार का कि मोदी के पक्ष में लोग नहीं थे, एजेंसियां उनकी सरकार बनवा रही थी। और 2 दिन पहले अभी शरद पवार ने जो बयान दिया कि ईडी तय करती है कि कौन मंत्री कहां बनेगा, किस पार्टी में जाएगा, किस पार्टी से आएगा। ईडी का जो कार्यकाल एक्सटेंड किया गया जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से अमेंडमेंट लाया गया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं रहेगा, अभी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आ गया। इस सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो इसका मतलब खुलासा हो जाता है कि लोग उनके साथ नहीं थे। एजेंसियां कैसे मैनेज होती थी, कारपोरेट कैसे मैनेज करता था, एक हवा बनाने का। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद देश में बिल्कुल माहौल बदल गया। मैं जुलाई में एक पोस्ट डाला कि राहुल गांधी का वेव चल रहा है। ये आपको दिखेगा कि जेपी मूवमेंट से भी बड़ा वेव है। अच्छा जी, बड़ा वेव है, जेपी मूवमेंट से बड़ा वेव है। कारपोरेट मीडिया नहीं दिखावे, क्योंकि एक चीज और मैं बता दूं आपको कि दुनिया के जितने तानाशाह हुए हैं, वो 3 चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। पहली तो सूचना का, मीडिया में सूचना लोगों तक न पहुंचे, हमारी बात जो चाहते हैं, और जो चाहते हैं उतना ही पहुंचे, ये सूचना को कंट्रोल करने की बात है। दूसरा जो है, समय को कंट्रोल करना चाहते हैं। जिससे मम्मी शाह ने कहा 50 साल में सरकार चलाऊंगा, डेमोक्रेसी में 50 साल सरकार उनकी चलेगी, ये समय को नियंत्रित करना चाहते हैं। मोदी ने लाल किले में कहा कि 12-24 में मैं झंडा फहराने आऊंगा, ये समय कंट्रोल करने की बात है। मैंने समय मेरे नियंत्रण में है, जो मैं तय करूंगा, मैं जब चाहूंगा। और समाज को नियंत्रित करने का काम हर तानाशाह करता है, कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश खतरनाक होती है। वो नहीं समझता कि मैं खतरे को मोल लेने जा रहा हूं,
और मोदी वही काम कर रहे हैं जो तीनों चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और तीनों चीजें उनसे बाहर हो चुकी है। अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कल की बात है कि जो जाति जनगणना जो इलाहाबाद पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जो स्टे किया था उसके बाद खारिज कर दिया, तो जाति जनगणना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं स्टे नहीं लगाऊंगा। मैंने समाज ठीक है, जाति जनगणना हो, समाज जा रह जाए, आप नियंत्रित करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, वो होने से बाहर हो चुका है, समाज बाहर हो चुका है उनसे, समय बाहर हो चुका है उनसे, और सूचनाएं जा रही हैं, इतनी सूचनाएं जा रही हैं, इतनी सूचनाएं जा रही हैं, मुझे लगता है कि जो कारपोरेट मीडिया है उससे बहुत बड़ी ताकत सोशल मीडिया की हो गई है। तो मतलब आपका कहना ये अगले साल जब चुनाव होंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जिन लोगों ने पप्पू मान करके समझौते से इनकार कर दिया था, ममता बनर्जी, मतलब आप कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है जी, ओके जी, और मैं इस पक्ष में नहीं कभी रहा हूं, मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और हम संविधान को स्वीकार किया है। ठीक है, सांसद तय करेंगे, तो सांसद तय करेंगे। ये भारत में नया नैरेटिव खड़ा किया गया मोदी को ला करके कि मोदी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बाहर तो प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा ना, पार्लियामेंट में अंदर चुना जाएगा। उन सांसदों की गरिमा को खत्म करना, संसदीय प्रणाली खत्म करना, संसद को खत्म करना, लोकतंत्र को समाप्त करना, ये हमारा काम नहीं है। गांधी एक लीडर है, गांधी एक लीडर थे देश में, गांधी तो पीएम नहीं, गांधी ने अपना उत्तराधिकारी नहीं किसी को बनाया, राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन एक बहस चल गई कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को बना दिया। ऐसा नहीं कुछ है, इतिहास में ऐसा नहीं है, आप भी इतिहास पढ़े, ऐसा नहीं है। राहुल नेहरू जी कैसे प्राइम मिनिस्टर बने ये तो उसकी अलग हिस्ट्री है, कैसे बने क्या बने, लेकिन गांधी ने नहीं उनको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन एक बहस चलाया गया, आरएसएस ने चलाया कि वो जो है पटेल को बाहर कर दिया गया, ये जानबूझ के चला। आरएसएस चाहती है, बीजेपी चाहती है और कारपोरेट चाहता है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कांग्रेस से कह दे कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये जो है आरएसएस बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है और कारपोरेट मीडिया की बड़ी रणनीति है, ताकि जो समझने में लोग आए हुए हैं वो जल्दी भाग जाए। लेकिन राहुल गांधी तो जो कहेंगे करेंगे, ये पक्का भरोसा है, देश को भरोसा है। उन्होंने कहा कि नहीं प्राइम मिनिस्टर कोई दावेदार नहीं है, वो तय करेंगे, जो कमेटी बनेगी तय करेगी। खड़गे ने बयान दे दिया साहब ने कि नहीं कोई ऐसा दावेदारी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बड़ी बात है, जिस राहुल गांधी को लोगों ने पप्पू कहा, उत्तर प्रदेश के अखिलेश ने क्या कहा था कि वो छोटी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में क्या उनका है, समझौता किया ना। अभी पद यात्रा करेंगे तो साथ चलेंगे, जयंत भी चलेंगे, ममता बनर्जी आई, शरद पवार आए, स्टालिन वगैरह तो हैं ही जो लोग हैं। ये 26 पार्टियां जो देश की आई, जो ताकतवर पार्टियां हैं, वो राहुल गांधी को नेता क्यों मान लिया? ये बात मैं पक्का कहने जा रहा हूं कि इस देश में जो वोट मिलेगा विपक्ष को, वो राहुल गांधी के नाम से मिलेगा। ठीक है, आपका कहना ये है कि अगर मान लीजिए कि बात ये होती कि चेहरा कौन है या किसके बल पे लड़ा जाएगा, तो राहुल गांधी जी जो है विपक्ष की ओर से नेता रहेंगे। बाकी बाद में अगर चुनाव में जीत होती है तो लोकसभा सांसद तय करेंगे कौन बनेगा। देखिए एक चीज है, देश की आजादी की लड़ाई बहुत सारे लोगों लड़ा, भगत सिंह जैसे लोग फांसी पर चढ़े, जी बिल्कुल, लेकिन गांधी एक लीडर थे। लीडर का मतलब है कि पिच पर देर तक कौन खड़ा होता है, पिच पर कौन टिकता है। सही बात है, वही लोग क्या कहते हैं उसको, जो मिलता है उसको रिवार्ड, जो सब पिच पर ज्यादातर टिकता है। गांधी पिच पर टिके, जब से आए मैदान में, और कांग्रेस जिस तरह से इंप्रूव किया, जिस तरह कांग्रेस आगे, राहुल गांधी कुछ भी हम हुए लेकिन वो अपने पर टिके रहे, और देश के ज्येष्ठ जो है विपक्षी नेता रहे, उनको सदस्यता खत्म की गई। 55 घंटे ईडी ने बैठाया, सोनिया गांधी को बैठाया, बोला क्या उन्होंने। हाँ बिल्कुल। और कोई ये कहे, जिस आरएसएस जो बोलती है कि परिवारवाद, मैं जवाब देना चाहता हूं कि इस देश परिवारों का देश है। ये देश वो नहीं है कि ये लोग परिवार नहीं पालेंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो देश खत्म हो जाएगा। राजनीतिक लोगों के परिवार राजनीति में आने चाहिए। सर्वाइवल जो डार्विन से परहेज जिनको है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वंशवाद को लेकर के क्या नाम है,
वो खिलाफत करते हैं। तो डार्विन तो वंशवाद के बड़े खिलाफत करते हैं। तो डार्विन से परहेज है, सिलेबस से डार्विन को निकाल देंगे और मेंडल को लेके चलेंगे तो मेंडल वंशवादी हैं। उनको जब इतना साइंस समझ में नहीं आ रहा है आरएसएस मोदी को, तो इसका नौजवान कैसे समझ सकेगा वो कह क्या रहे हैं। और उनके परिवार में उनके जो पार्टी में कितने परिवार ये कभी नहीं बचा। अभी 10 दिन की पार्टी हुई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। 10 साल मोदी अभी सरकार चलाने जा रहे हैं। 10 साल के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं बचा है। मेरे पास एक लिस्ट है कि जिनके पिछली पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में न हो और उनके बच्चे मंत्री न बने जी। और मेरे वही परिचित लोग मेरे हैं, सारे लोग जी, बहुत सारे। लेकिन ये शर्म नहीं आता है कि हम कैसे बोलते, तो बोलने का उनका अधिकार है, बोल देंगे। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गांधी थे, जिस तरह से बड़े लीडरान थे, लेकिन वो पद के दावेदार नहीं थे। राहुल गांधी हम तो किसी न किसी लीडर का होगा। अब पूरे दुनिया में कोई भारत में नहीं रहा, क्योंकि एक व्यक्ति जो लड़ रहा है और जिस पर हमले हो रहे हैं, तो विपक्ष भी, सरकार भी मानती है कोई नेता है, इसी तो हमला बोला उसके ऊपर। नहीं तो खड़गे के खानदान हमला नहीं बोलते, अन्य खानदान नहीं बोलते हमला। अन्य तमाम नेता हैं राहुल गांधी के बोलने पर। लेकिन अभी एक हिस्ट्री है, मैं एक दिन पढ़ रहा था किताब जो है कि फिरंगी रामचंद्र गुहा के लिखे, मोतीलाल नेहरू के दामाद रंजीत करके हैं, रंजीत पांडे कुछ नाम उनका, तिवारी कुछ नाम ऐसा है। ये लक्ष्मी के पति थे। 40 साल 45 साल की उम्र गए वो। मेरठ कांड में वो जेल में रहे, 3 साल की सजा हुई थी, जेल काटे। अब बताइए, मोतीलाल नेहरू, उनका दामाद, उनकी लड़की, पूरा खानदान रहा है लड़ाई में। हम परिवारवाद उसको नहीं मानते, परिवार का आदमी लड़ रहा हो दावेदार बनता है। सही बात है। अब राहुल गांधी परिवारवाद सताए नहीं है, परिवार से बाहर होते तो उसको उसमें वो तो मिलता है, कोई पद होगा, कोई जो लड़ेगा पाएगा। तो राहुल गांधी को कोई उठा के नहीं पद दे रहा है, वो तो आपने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया था, इसने पप्पू मान लिया था। राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर चल करके फिर से दोबारा कि हम पप्पू नहीं हैं, हम जनता के हितैषी हैं, और लोगों ने उनको नेता माना, जनता ने स्वीकार किया। जिसको जनता नेता स्वीकार किया 3500 किलोमीटर चलने के बाद, और एक टी शर्ट पैंट पर अगर कन्याकुमारी से वो कश्मीर जाते में भी और बरसात जाड़े में भी चलते हैं, अगर जो जनता ने स्वीकार कर, तो आप उस वंशवाद पर हमला बोल करके आप ताभीनी अपनी कर रहे हैं, और किले से बोल रहे हैं। लाल किला प्रचार करने का जगह नहीं है। आप किला आपको लेखा देने का जगह है कि जब आप बरसी में 15 सालगिरह मनाते हैं अगस्त की, तो उस 15 अगस्त की सालगिरह में देश को आपने वादा किया था, आपने दिया कि नहीं दिया हिसाब किताब देना है, इसलिए 15 अगस्त मनाया जाता है। 15 अगस्त केवल खुशी का दिन नहीं मनाया जाता है कि चलो 15 हो गया तब का हमारा काम खत्म हो गया है। 15 अगस्त से लाल किले से मनाया जाता है, झंडा फहराया जाता है ना, नहीं फहर जाता है। आप उस ऊंची मीनार होकर के बोले आपने देश के लिए क्या क्या किया, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, और वो देश के साथ धोखाधड़ी किए। किसानों का नाम नहीं एक शब्द, और किसानों के साथ जो धोखा किया उन्होंने किया, मेरे साथ किया। आप जानते हैं, छात्र रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, उस समय जो फीस थी और आज फीस 500% बढ़ी, बहुत ज्यादा फीस हो गई है। गरीब का बच्चा गया था यूनिवर्सिटी में, तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा जी? तो देश के गरीबों के बच्चों को पढ़ने का इंतजाम आपने कर दिया। क्या वो बच्चा समझ नहीं रहा है क्या? वो भी चाहता था कि लाल किले साहब बोले फीस कम हो जाए, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। तो जिस को 1947 से 1914 तक 2014 तक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ। हम मानते हैं कि हमारा अपेक्षित विकास नहीं हो पाया होगा, लेकिन कुछ न कुछ सब लोगों ने जोड़ा, कोई एक इंस्टीट्यूशन जरूर खड़ा किया होगा। आपने आज तक एक IIT आया, आपने आज तक एक IIM आया, आज तक आपने जो है कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। आपने इंस्टीट्यूशन को ये ग्रेड दिया, वो कहीं धरती पर नहीं है। अभी परसों उसकी पूरी रिपोर्ट आई थी, परसों का जो यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि सबसे महंगा यूनिवर्सिटी और धनिकों का यूनिवर्सिटी, वहाँ प्रोफेसर की स्थिति क्या है। तो यूनिवर्सिटी को आप
स्कूल बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी को आप बना देना चाहते हैं, और आप तय करते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा, और प्रोफेसर की जो परिभाषा है और यूनिवर्सिटी की जो परिभाषा है आप उसको खारिज कर देते हैं, उसके अवधारणा को ही खारिज करते हैं, उसके कंसेप्ट को आपने खत्म कर दिया है। उस देश में क्या वो प्रोफेसर जानता कि आप क्या कर रहे हैं, वो छात्र नहीं जानता क्या। आपकी जो पुलिस, आपकी एजेंसियां एनआईए, आपकी जो सीआई और ईडी, इन एजेंसियों के बल पर सरकार चलाते हो आप, और आप डेमोक्रेसी को नहीं मानते। मैं के साथ कह रहा हूं कि आरएसएस डेमोक्रेसी को नहीं मानती है। आज देश में सबसे ज्यादा पीड़ित होगा तो आरएसएस होगी, जो 100 साल जब वो सरकार बनाया इन्होंने कि बहुमत की सरकार बन गई है तो हम संविधान बदल देंगे, वो नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे, तो सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे। उनको ये मानना है कि अब इसके बाद सरकार नहीं बननी है, तक सरकार नहीं बननी है इनका, तो अब जग गए। क्यों? गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को लोगों ने जिस तरह से खारिज किया था, मोदी के बाद जिस तरह से लोग खारिज करेंगे इनको, कहां जाएगी आरएसएस जाने, अपना काम करे। लेकिन मैंने कर लिया है कि इनके जाने के बाद फिर से जो है वो हमारे गांव में कहा यार तलकुला जी हैं, गांव में कहा यार तलकुला जी हैं। जनता फिर से बीजेपी और आरएसएस के नीचे नहीं जाएगी, ये जनता जान गई है। अभी कल ही मणिपुर में 3 हत्या हुई है, कल ही हुई है, और मणिपुर नाम नहीं लेते आप, इतनी भयंकर घटना हुई है। पार्लियामेंट में 1-2 घंटे 17 मिनट बोलते हैं, 20 मिनट में 2 मिनट पार्लियामेंट में मणिपुर के नाम बोलते हैं। जिस पार्लियामेंट में नतमस्तक होते हैं उस पार्लियामेंट में आपको बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। कि साफ नहीं दिखता है क्या कि संसद से आपका लगाव नहीं है, आप डेमोक्रेसी से कोई लगाव आपका नहीं है, आपको संविधान से कोई लगाव नहीं है, आप भी कर रहे हैं संविधान के नाम पर। संविधान में चालाकी से घुस करके, संविधान के तहत बहुमत लेकर के और डिक्टेटरशिप के तहत, कोई कहे कि लोकतंत्र है तो डिक्टेटरशिप कैसे हो सकता है? दुनिया में कहा गया है कि भारी बहुमत किसी को भी डिक्टेटर बना सकता है। जैसे हिटलर को भी बना दिया था डिक्टेटर। हिटलर तो जीत कर चुनाव आया था, तो जो चुनाव आया था वो डिक्टेटर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और बहुमत जो है डेमोक्रेट होने का फार्मूला नहीं है, मानक नहीं है बहुमत। बहुत सारे कारणों से वोट दे देते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर जो विचारधारा उसकी डेमोक्रेटिक नहीं है, उस विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है, तो कभी भी डेमोक्रेट नहीं हो सकता है, कभी भी समाजवादी नहीं हो सकता है। और भारत संविधान में जो 3 शब्द जुड़ा हुआ है, डेमोक्रेटिक, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर और सोशलिस्टिक, ये 3 शब्द आरएसएस को बेचैन करता है और मोदी को बेचैन करता है। ये उनकी पीढ़ी का बड़ा कारण है। ये उन 3 शब्दों से इनको नफरत है, चाहे जल्दी से जल्दी ये शब्द खत्म हो जाए, ये बाहर निकल जाए। लेकिन भारत डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया है। और आपको बता दें कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, और जब उन्होंने कहा कि देश में जो भी 21 साल के हैं वे चुनाव लड़ेंगे और वोट डालेंगे मतदाता, दुनिया के लोगों ने कहा, विद्वानों ने जो डेमोक्रेसी को कहे थे कि नेहरू पागल हो गया है। भारत में डेमोक्रेसी चलेगी, 1% लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां डेमोक्रेसी चलेगी। तो लेकिन ये डेमोक्रेसी जो है 70 वर्ष चली। जब मोदी बोले 70 साल हुआ, तो डेमोक्रेसी 70 साल तक आई, और अभी आगे जाएगी, अभी जाएगी। मोदी से लोग बहुत जल्दी सतर्क कर दिए इस देश को कि डेमोक्रेसी कैसे सतर्क होना चाहिए, और ऐसे शासक आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। अब लोग, बहुत सारे लोग इस बेच में सावरकर को पढ़े हैं, को लोग पढ़े हैं, जो गोलवरकर कहते हैं, चिट्ठी लिख करके और बंच ऑफ थॉट में भी कहते हैं कि मुझे अंग्रेजों की गुलामी पसंद है, आजीवन गुलामी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिलाएं मेरी पांत में बैठे, ये मुझे कबूल नहीं है। और वो जान जाते हैं पहले से कि नेहरू समाजवादी है, क्योंकि 1937 में नेहरू चिट्ठी लिख के कहते हैं, किताब मेरे पास है,
चिट्ठी है उनकी जो कलेक्शन है, कहते हैं मजदूरों को चिट्ठी लिखकर कहते हैं, कानपुर के मैनचेस्टर के मजदूरों को जब हड़ताल करते हैं, 1937 की बात है, तो कहीं बाहर है तो आ नहीं पाए हैं, तो लिखते हैं, कई कई 3-4 पेज की है। वो कहते हैं कि देश में समाजवाद के बिना मजदूरों का हित और किसानों का हित नहीं हो सकता है। बातों कहते हैं तो आरएसएस तो जान जाती है कि नेहरू समाजवादी हैं, इसीलिए गोलवलकर कहते हैं कि अभी मुझे आजादी नहीं चाहिए, और कहते हैं उस जमाने में कि 3 रंग का जो झंडा अपशकुन है, हमें भगवा झंडा चाहिए। ये जो छद्मवेश में संसद को जो प्रणाम करके लेट करके साष्टांग दंडवत करके, इस धोखे को जनता नहीं समझ सकी। हम लोग तो समझ रहे थे, उस समय भी कह रहे थे, आज भी नई पार्लियामेंट में जो सिंगोल किया, दंड एक तरफ कह रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता ठीक नहीं है, तो न्याय संहिता बने, वहां राजदंड स्थापित करते हैं। ये जो दोहरा चेहरा है, चरित्र है, इसको समझने की जरूरत है। और अभी जो नए कानून बनाया आईपीसी जो लेके आ रहे हैं, इसमें जो प्रावधान किया है कि अगर जो कोई फैसला अधिकारी या जज गलत फैसले करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा और वो 7 साल जेल में रहेगा। इसका मतलब साफ है कि जुडिशरी को भी इस नए कानून से नियंत्रित करना चाहते हैं। तो इससे ज्यादा डिक्टेटर होने का सबूत क्या हो सकता है? ये तो लोग जान गए हैं देश में। मैं स्पष्ट हूं कि 24 में जो इनकी विदाई होगी वो साधारण विदाई नहीं होगी। लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है, भारत के लोग गुस्सा करते हैं। जैसे बिहार में जाइए तो गोली चलने की स्थिति आएगी, लेकिन वो उसके बाद वो जो है वो जुबान नहीं बिगाड़ते हैं, थोड़ा गर्म होकर बोलेंगे तो गोली चल जाएगी। मैंने हम अभिव्यक्त बहुत सारी जगह कैसे अभिव्यक्त करना है, जैसे हम अपनी जुबान नहीं बिगाड़ते हैं। अब पश्चिम में जाइए तो पटका पटकी हो जाता है। तो जो पूरब का गुस्सा है, यूपी का गुस्सा है, बंगाल का गुस्सा है, इस गुस्से को समझना होगा। नीतीश जी जो है, इसे लोग जो है हंस करके बोलते हैं, क्या उनके अंदर गुस्सा नहीं है? अब जाके बिहार में कहते हैं कि छोटी पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है। आप जिसको चबा जाने की बात करते हो उसका गुस्सा नहीं आएगा उसको, क्या? लेकिन है। लेकिन आप जिस तरह से हारते हो ना, ऊंचाई पर बैठ करके वो चिघाड़ नहीं सकते, उनका डर है। और आप जिसके लिए जीते हो ना, जो आपकी अब भाषण नहीं हो रहा है, मैंने कई बार लिखा है ये भाषण नहीं है, ये चीख है मोदी जी की। तो चीख जो आपकी है ना, ये कारपोरेट का जो डंडा आपके ऊपर चल रहा है कि किसी तरह 24 को आना है, नहीं आओगे तो बन की जो रिपोर्ट है ना, वो अडानी को दबा देगी। अभी चौथा पचवारो कोई है जो अभी उसको ग्रुप से इस्तीफा दिया है, कहा है कि नहीं इसकी जांच ठीक से नहीं हुई थी रिपोर्ट की। उनका बड़ा ग्रुप है जो इस्तीफा दिया है, उसे हटा है, अलग किया। तो तलवार लटकी हुई है। तो अडानी की चिंता, अंबानी की चिंता, रामदेव की चिंता, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोलवलकर कहते हैं कि देश 2 से 3 पूंजीपति होना चाहिए। और नाम मैंने लूंगा, हमारे एक मित्र बहुत पहले 15-16 की बात है, मैं उनके गया था और मोदी जी की सरकार बनी, ये रामदेव का कैपिटल बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रामदेव कैपिटल कम से कम 1 लाख होगा 5 साल के अंदर या 9 साल के अंदर 1 लाख करोड़ होगा। मैंने कहा क्यों? कहा हमें इतने बड़े पूंजीपति बनना है कि दुनिया के पूंजीपतियों का मुकाबला कर सके। तो ये तो गोलवलकर की बात बोल रहे थे, वो आरएसएस के हैं, तो हमारे गांव करीब के हैं, तो इसलिए मैं बात कह दी आपसे, क्योंकि हमारे बहुत पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं, उनसे मैं सुना इस बात को। तो गोलवलकर की बात साफ दिखती है कि देश में पढ़े लिखे कम होने चाहिए, गरीब ज्यादा होने चाहिए, और 2 से 3 पूंजीपति होने चाहिए जो देश को फंड करे। सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं, रोजगार नहीं, ऐसी रोटी देना सरकार का काम है। उसका काम एडमिनिस्ट्रेशन चला। ये गोलवलकर कहते हैं, मोदी वही काम कर रहे हैं, कारपोरेट वही काम कर रहा है। बिल्कुल गोलवलकर, और एक कारपोरेट चूंकि एक कर नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के पूंजीवाद का कैरेक्टर है कि पूंजी धीरे धीरे सेंट्रलाइज होती चली जाती है, और नीचे से कभी कभी गरीब मरता है, फिर छोटा पूंजीपति दुकानदार मरता है, फिर छोटा पूंजीपति मरता है, फिर बड़ा पूंजी इकट्ठा होते कुछ लोगों के हाथ में पूंजी चली जाती है। भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते।
सब इसका खुलासा गया है। और देश के बहुत बड़ा जो मंच आज की तारीख में जो सोशल मीडिया है वो बहुत जमीन तक चला गया है। अब इतनी है और जो है वो मोबाइल देखती हैं तो उनको सब समझ में आ जाता है थोड़ी देर में। तो उनको सूचना कहाँ से मिले? टीवी मेरे घर में नहीं, लेकिन उनको सूचना मिल जा रही है, हमसे पहले बता। तो जैसे उस समय सोशल मीडिया को उन्होंने कैथी कर लिया था, तो गांव में जो है नमो नमो हो रहा था, वो बिल्कुल सोशल मीडिया ने मोर्चा खोला है। और आप देखे होंगे कि राहुल की पदयात्रा में कोई भी चैनल नहीं गया, लेकिन सोशल मीडिया ने गांव तक पहुंचाया। और एक और बता दें आपको, बड़ी घटना हुई, 12:30 जो किसानों ने कब्जा किया था दिल्ली को, कारपोरेट मीडिया बाइकाट किया था और पोस्टर लगे थे और उनका मुंह पर टिप लगाया गया था, किया गया था सारे चैनलों को, जो एंकर चैनलों के बड़े बड़े एंकर है जो जहर उगलते हैं ना, वो बना करके और उनको लगा दिया गया था। और उनको कैसे कैसे भाषा इस्तेमाल किया किसानों ने। लेकिन पूरी रिपोर्टिंग जो है पोर्टल जो है मीडिया कर रही थी और गांव तक जा रहा था। हमने लगातार 12.5 महीने जब टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर में रहा, लखीमपुर की घटना हुई उसमें रहा, देखा, और लखनऊ या मैं देवरिया तक गया। सोशल मीडिया छोटे छोटे पोर्टल थे जिनकी रीच 35,000, 25,000, 50,000, लाख, 50,000, 2,000 था, उन लोगों ने इतना काम किया और यूनिवर्सिटी के बच्चों ने उसको कवर किया, मैं देखा। तो इसलिए जो है कहा ना कि सूचना को नियंत्रित करने का, हम कुछ देर सूचना छिपा सकते हैं आप, लेकिन सूचना बाहर चली जाती है, समाज आपसे बाहर चला जाता है, समय आपसे बाहर चला जाता है, तीनों इनकी बाहर चला गया जिसको नियंत्रित करना चाहता है। इसलिए 2024 में नहीं आना है, कतई नहीं आना है, बुरी तरह जाना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।